जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 के निरस्त किए जाने के बाद या यूं कही कि अप्रभावी बनाए जाने के बाद 40 लाख मोबाइल फोन आज से एक बार फिर चलना शुरू हो गए। इसके बाद भी लोग कहते हैं कि बोलने की आजादी नहीं है। घाटी में पोस्ट पेड मोबाइल की घंटी गूंजते ही लोगों के चेहरे खिल उठे। पिछले 70 दिनों से जम्मू कश्मीर के लोगों को जिस पोस्ट पेड मोबाइल सेवा के बहाल होने का इंतजार था, उसे सरकार ने सोमवार को बहाल किया तो लोगों ने भी राहत की सांस ली। 2 महीने के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कश्मीर के पोस्ट पेड कनेक्शन जो है वो सरकार द्वारा खोल दिए गए हैं, जिसके बाद लोग जो हैं वो यहाँ पर काफी खुश हैं। केवल कश्मीर के लिए नहीं, जम्मू के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है। पोस्ट पेड मोबाइल सेवा के बहाल होते ही मोबाइल रिचार्ज सेंटर पर लोगों की भीड़ नजर आने लगी। बहुत अच्छी चीज है ये सरकार एक अच्छा कदम उठाएगी थी। देर के बाद लोगों के कनेक्शंस आपस में जुड़ने शुरू हैं, लोग कनेक्ट होना शुरू एक दूसरे से। हाँ जी, हमारे जो रिलेटिव्स वहाँ रहते हैं उनकी आज हमसे बात हुई है, प्रॉपरली जो बात हुई है। ऐसे तो एसटीडी में 1-2 घंटा खड़े रहना पड़ता था तो बात होती थी, आज तो वो बहुत ही खुश हैं। ये तो आज वाकई ही एक ब्लेसिंग ही हुई है सरकार की ओर से। वैसे तो अभी सिर्फ कॉलिंग सुविधा ही शुरू की गई है। मोबाइल इंटरनेट के लिए लोगों को थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। जहां तक कश्मीर की बात है तो यहाँ 66 लाख मोबाइल उपभोक्ता है, जिसमें से 40 लाख लोग पोस्टपेड कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में पोस्टपेड मोबाइल सेवा शुरू होने से इन सभी लोगों को सहूलियत हो गई है। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद से कश्मीर घाटी में मोबाइल सेवा बंद थी। हालांकि इस दौरान जम्मू और लद्दाख क्षेत्र में मोबाइल सेवा चालू थी। सरकार को कश्मीर में हालात सामान्य होने का इंतजार था। इसके लिए 2 महीने से दिन रात कोशिशें की जा रही थी। सरहद पर हिंदुस्तान के जाबाज रात दिन पाकिस्तान में पलने वाले आतंक के अजगरों का फन कुचलने में जुटे हैं, तो सेना घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा रही है। नतीजा ये हुआ कि कश्मीर में सैलानियों के लिए पहले जारी की गई ट्रैवल एडवाइजरी को भी जम्मू कश्मीर शासन ने वापस ले लिया और घाटी में हालात तेजी से सामान्य होने लगे। शाहनवाज खान के साथ टीम न्यूज नेशन। प्रदूषण पर नियंत्रित करने के लिए दिल्ली में इलेक्ट्रिक बस चलाई जा रही है, लेकिन इस इलेक्ट्रिक बस को चार्ज करने के लिए जनरेटर सेट चलाया जा रहा है। यानी कि जिस मकसद के लिए सब कुछ हो रहा है उसे धता बता रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि हमारे देश में प्रदूषण को लेकर अलग अलग तरह के विचार हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी कोई सीरियसनेस नहीं है। सड़क पर चलने वाले वाहनों से निकलते जहर को रोकने के लिए मोदी सरकार ने योजनाएं बनाई हैं। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों को बंद कर इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाने की दिशा में सरकार ने कई कदम उठाए हैं। लेकिन एक तस्वीर जो वायरल हो रही है वो सरकार की आधी अधूरी तैयारी और ई व्हीकल्स के रास्ते में आने वाली चुनौतियों को दिखाती है। ये बस महाराष्ट्र के पुणे महानगर परिवहन महामंडल की बताई जा रही है, जो पुणे से हैदराबाद के बीच चलती है। लेकिन इस इलेक्ट्रिक बस को चार्ज करने के लिए डीजल से चलने वाले जनरेटर सेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। वीडियो पर यदि ध्यान दें तो ये वीडियो पुणे का है, जिसमें खास तौर पर ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह से डीजल जनरेटर से इलेक्ट्रिक बस को चार्ज किया जा रहा है। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक नई इलेक्ट्रिक बसेस हैदराबाद से होकर पुणे तक पहुंचती है। 500 किलोमीटर से ज्यादा का अंतर तय करने में इन इलेक्ट्रिक बसेस की चार्जिंग खत्म हो जाती है, जिसके चलते ड्राइवर्स को अन्य सुविधाओं के जरिए चार्जिंग करनी होती है, जिसमें डीजल जनरेटर के जरिए भी इलेक्ट्रिक बसेस चार्ज हो जाती है। भारत में ई व्हीकल्स के भविष्य को लेकर यही सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारत में मिलने वाले ई वाहन पूरी तरह चार्ज होने पर औसतन 120 किलोमीटर चलते हैं। ऐसे में उन्हें बीच में चार्जिंग के पॉइंट्स की जरूरत है। भारत में 2019 में 6.30 लाख ई व्हीकल्स बिक चुके हैं। इस रफ्तार से भारत के 53 शहरों में कम से कम 4230 चार्जिंग पॉइंट्स की जरूरत है, जबकि अभी तक 600 चार्जिंग पॉइंट्स भी उपलब्ध नहीं है। जिस देश में पर्यावरण की सफाई के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दिया गया है, पीएम मोदी खुद प्लास्टिक कचरे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। वहां अगर वायु प्रदूषण रोकने के लिए ई वाहन का इस्तेमाल बढ़ाना है तो सबसे पहले इसके लिए जरूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। पुणे से संवाददाता श्वेता घुमसे के साथ टीम न्यूज नेशन। तो ये कहानी आपको हमने महाराष्ट्र की दिखाई, लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि दिल्ली का दम कैसे घुट रहा है। पराली जल रही है और दिल्ली के लोग सांस के लिए तरस रहे हैं। पंजाब से लेकर हरियाणा के खेतों में पराली जलनी क्या शुरू हुई, इसके साथ ही बिगड़ने लगी दिल्ली एनसीआर की फिजा। जानकारों की माने तो दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में इस बार चावल और अन्य फसलों की पैदावार बम्पर हुई है और अब इन फसलों की पराली को जलाया जा रहा है,
जिससे दिल्ली की हवा और लोगों की सांसें आफत में हैं। हवा में घुले जहर का असर साफ नजर आने लगा है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी है। सुबह शाम तो ये दिक्कत और ज्यादा बढ़ गई है। आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरीके से ये बड़ा है। 2.5 जो पीएम है वो 216 पहुंच गया है और पीएम 10 जो है वो 212 पहुंच गया है। ये काफी स्थिति जो है वो चिंताजनक है, क्योंकि बार बार कहा जा रहा था कि स्थिति अब अंडर कंट्रोल है और दिल्ली ने हवा जो प्रदूषण है उस पर 25% तक काबू पाया है। लेकिन तमाम दावों के बावजूद स्थिति जो है वो खराब हो रही है। नासा के मुताबिक 1 टन पराली जलाने से 2 किलोग्राम सल्फर डाइऑक्साइड, 3 किलोग्राम पार्टिकुलेट मैटर, 60 किलोग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड और 199 किलोग्राम राख पैदा होती है। ऐसे में 200 मीट्रिक टन पराली जलाया जाएगा तो हवा कितनी प्रदूषित होगी, ये सोचकर ही सांसें उखड़ने लगती हैं। कुछ थोड़ा बहुत पॉल्यूशन ये पंजाब वगैरह में थोड़ा होता है, जो पराली वगैरह जलाते हैं, उधर से जो विंड्स आती है वो इधर ही आती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इफेक्ट। यही वजह है कि प्रदूषण विभाग और तमाम एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि 15 अक्टूबर से दिल्ली में हवा की क्वालिटी बेहद खराब हो सकती है। मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली। और आइए अब आपको दिखाते हैं भारतीय सैनिकों का शौर्य। पिथौरागढ़ में 3 अक्टूबर से भारत और कजाकिस्तान के सैनिकों की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है और इसमें कैसे आतंकवाद से निपटा जा सकता है और इसके साथ साथ माउंटेन वॉरफेयर की नई तकनीक क्या है, भारतीय सैनिकों ने इसका जबरदस्त अभ्यास किया। हेलीकॉप्टर से उतरते टेरर किलर्स, दहशतगर्दों के ठिकानों पर बम से हमला, दुर्गम पहाड़ों पर भी टेरर का दी एंड। इन परमवीरों से आतंकियों का बचना है नामुमकिन। हाथों में घातक हथियार और जहन में आतंक को कुचलने का इरादा। पिथौरागढ़ में 3 अक्टूबर से शुरू हुई भारत और कजाकिस्तान के बीच ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजिन 2019 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में भारत और कजाकिस्तान के जाबाजों ने शौर्य का ऐसा प्रदर्शन किया जिसे देखकर टेररिस्ट की रूह कांप जाए। हम पिथौरागढ़ में मौजूद हैं और मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे तो ये आपको एक्सरसाइज काजिन 2019 दिखाई देती है। हर बार काजिन जो एक्सरसाइज है वो भारत और कजाकिस्तान आर्मी के जवान मिलकर करते हैं। 60 जवानों की टीम इस वक्त शामिल है और आप ठीक सामने देख रहे हैं एक COB है जिसे कंपनी ऑपरेटिंग बेस कहा जाता है। भारत और कजाकिस्तान की सेना के 60 अधिकारी और जवान इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग ले रहे हैं, इसलिए इन्हें 30-30 की 2 टुकड़ियों में बांटा गया है, जो कॉप 1 यानी कंपनी ऑपरेटिंग बेस और कॉप 2 यानी कंपनी ऑपरेटिंग बेस 2 में तैनात किए गए हैं। भारत की ओर से राजपूत रेजिमेंट की बटालियन नंबर 2 इस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में भाग ले रही है। चौथे काजिन 2019 की थीम पहाड़ी और जंगली इलाकों में आतंकी घुसपैठ से निपटना रखा गया है। लिहाजा पहाड़ों और जंगलों में सैनिकों ने मॉक ड्रिल करके ये साबित किया कि इन दुर्गम इलाकों में भी आतंकियों का चैन से सांस लेना मना है। काजिन 2019 के दौरान भारत और कजाकिस्तान के जवानों ने जंगल में छिपे आतंकियों की सूचना पर तैयारी, जंगल में सुरक्षित ठिकानों पर कैंप लगाना, आधुनिक उपकरणों की मदद से आतंकवादियों की हरकत पर नजर रखना, आतंकवादियों के ठिकानों को घेरना और उन्हें मार गिराने का प्रदर्शन किया। दोनों देशों के जवानों में नजदीकियां बढ़ाने के लिए काजिन 2019 में मिलिट्री एक्सरसाइज के अलावा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और म्यूजिकल नाइट का भी आयोजन किया गया। टीम न्यूज नेशन। एक वक्त हुआ करता था जब महाराष्ट्र की राजनीति मराठी अस्मिता और कृषि की ध्रुवी पर घुमा करती थी, लेकिन इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में सारे स्थानीय मुद्दे लगभग नदारद हैं। चुनाव लड़ा जा रहा है तो धारा 370 के अप्रभावी बनाए जाने पर और कैसे मोदी सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर देश का उत्थान किया है, यानी कि महाराष्ट्र के स्थानीय मुद्दे गौण हैं। आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख विकास और विश्वास के एक नए रास्ते पर चल पड़ा है। हरियाणा का सियासी दंगल हो या महाराष्ट्र का चुनावी संग्राम, वोट दिलाएगा धारा 370 और पाकिस्तान। विधानसभा चुनाव लड़े तो महाराष्ट्र और हरियाणा में जा रहे हैं, लेकिन भाषणों में बात होती है तो सिर्फ कंगाल पाकिस्तान की या फिर कश्मीर से धारा 370 हटाने की। आज पीएम मोदी बोल तो फरीदाबाद में रहे थे, बात भी विकास की हो रही थी, लेकिन हरियाणा नहीं,
कश्मीर की। पूरे देश की भावना थी कि जम्मू कश्मीर के अलगाव अहिंसा से निकालकर सद्भाव और सशक्तिकरण की तरफ ले जाया जाए। आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख विकास और विश्वास के एक नए रास्ते पर चल पड़ा है। रविवार के दिन पीएम मोदी महाराष्ट्र में थे, तो यहाँ भी उन्होंने बात कश्मीर की और विपक्षी दलों को 370 पर जमकर घेरा। धारा 370 भाजपा ने, मोदी सरकार ने हटाई है, वो घोषणा करे हम वापस लाएंगे। सिर्फ पीएम ही नहीं, बीजेपी के मंत्री और फिर मंत्री ना तो हरियाणा में लिंगानुपात की बात कर रहे हैं, ना शिक्षा और रोजगार को मुद्दा बना रहे हैं। उल्टा विपक्ष भी बीजेपी के चक्रव्यूह में फंसता नजर आ रहा है। जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बीजेपी सर्जिकल स्ट्राइक और सेना को मुद्दा बना रही है, जबकि गुजरात से ज्यादा शहीद हरियाणा के जवान हुए हैं। महाराष्ट्र में भी यही सूरत हाल है। न तो किसानों की आत्महत्या मुद्दा है और न ही पानी की समस्या। असेंबली इलेक्शन से लोकल मुद्दे पूरी तरह से गायब। हालांकि कांग्रेस इस मसले पर बीजेपी को घेरने में लगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बीजेपी के इस प्रचार का मतलब समझा रहे हैं। जहां भी जाते हैं हिंदुस्तान को बांटने की बात करते हैं। कहीं जात की बात कर देंगे, कहीं धर्म की बात कर देंगे, कहीं प्रदेश की बात कर देंगे। जैसे अंग्रेज हिंदुस्तान को बांटते थे, वैसे ही बीजेपी के लोग हिंदुस्तान को बांटते हैं। विपक्ष की दिक्कत यह है कि वो स्थानीय मुद्दों पर बीजेपी सरकार से सवाल भी पूछती है, तो बीजेपी उल्टे उनसे एयर स्ट्राइक, कश्मीर और धारा 370 पर उनका स्टैंड पूछकर गेंद अपने पाले में कर लेती है। टीम न्यूज़ नेशन। पीएमसी घोटाले में खाता धारकों के लिए थोड़ी सी राहत सामने आती दिखाई दे रही है। अब कैश बाहर निकालने की सीमा 40,000 रुपए तक कर दी गई है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी बात सामने आ रही है। पीएमसी बैंक के पूर्व एमडी जॉय थॉमस ने अपनी दूसरी पत्नी को 9 फ्लैट तोहफे के तौर पर दिया था, और वो तब जबकि उन्होंने अपने आप को क्रिश्चियन से मुसलमान बना लिया था। पाई पाई जोड़ के बैंक में पैसे रखने वालों पर पहाड़ टूटा है। इन आम लोगों की मेहनत की कमाई को चंद डकैतों ने मिलकर लूट लिया है, और अब सरकार इंसाफ की आवाज को अनसुनी कर रही है। भले के लिए, हमारी बुराई के लिए है सरकार, हमको बर्बाद करने के लिए है सरकार, और कुछ नहीं। सरकार हमको बर्बाद करने के लिए खड़ी है, और कुछ भी नहीं है। हमें हमारा पैसा चाहिए, हमारा पैसा नहीं मिला, इन पीड़ितों के गुनहगारों में से एक चेहरा जो सामने आया है वो है जॉय थॉमस और जुनैद खान। जुनैद खान अभी पुलिस की हिरासत में है, लेकिन इससे जुड़े सवालों ने सबको हैरान करके रख दिया है। जुनैद खान जो नाम है वो उसके बारे में पता चला कि वह दरअसल जॉय थॉमस का ही नाम जुनैद खान था। साल 2012 में जॉय थॉमस ने अपनी पीए से शादी की थी और उसी दौरान नाम बदला था, यानी कि धर्म परिवर्तन की थी, और उसके बाद से उन्होंने 9 फ्लैट्स और एक बुटीक शॉप खरीदा था। शुरुआती तफ्तीश में पता चला है कि जॉय थॉमस ने 2005 में अपने पीए से दूसरी शादी की। इसके लिए उसने मुसलमान धर्म कबूल किया और जुनैद खान नाम रखा। शादी के बाद इसने दूसरी बीवी की नौकरी छुड़ा दी। इसके बाद उसने 2012 के बाद पुणे में 9 फ्लैट और एक दुकान खरीदी। ये प्रॉपर्टी जॉय ने अपनी दूसरी बीवी को गिफ्ट कर रखी है। ये प्रॉपर्टी उन्हीं दिनों में खरीदी गई थी जब वधावनों का कर्ज एनपीए में बदल रहा था। पुलिस के सामने मुश्किल यह है कि पुणे की सारी संपत्ति इस जॉय उर्फ जुनैद ने अपनी दूसरी बीवी के नाम पर ली है। अब जांच एजेंसियां ये पता लगा रही हैं कि इन संपत्तियों की खरीद का पैसा कहां से आया था। वैसे इसकी गिरफ्तारी से पहले जब न्यूज नेशन ने इससे बात की थी तो इसने ठीकरा रिजर्व बैंक पर फोड़ा था। फिलहाल जॉय उर्फ जुनैद 17 अक्टूबर तक पुलिस की हिरासत में है और घोटाले के राज उगल रहा है। शैलेंद्र सिंह, न्यूज नेशन, मुंबई। और आइए अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के मऊ में रसोई गैस के सिलेंडर के फटने की वजह से कैसे 12 लोग इस दुनिया में नहीं रहे। ईंट ईंट में बिखर चुका ये 2 मंजिला मकान कुछ घंटे पहले तक बुलंद खड़ा था, लेकिन एक सिलेंडर ब्लास्ट से सारा मंजर बदल गया। हंसता खेलता परिवार एक पल में उजड़ गया। यूपी के मऊ में सोमवार की सुबह इस घर में मातम और कहराम लेकर आई। वलीदपुर इलाके में सुबह करीब 6:45 पर
इस 2 मंजिला घर में जोरदार धमाका हुआ। धमाका रसोई में रखे सिलेंडर में हुआ था। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि 2 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। आधा किलोमीटर दूर तक धमाके की गूंज गई। अचानक हुए हादसे में पूरा परिवार तबाह हो गया। सिलेंडर ब्लास्ट की खबर मिलने के तुरंत बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालना शुरू किया। घायलों और शवों को निकालने में रेस्क्यू टीम को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। और आइए आपको दिखाते हैं सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की जो सुनवाई चल रही है उसमें अब महज 3 दिन बचे हैं, लेकिन क्या इतनी जल्दी ये सुनवाई खत्म हो सकती है और क्या फैसले के लिए बस महीने भर का ही इंतजार करना पड़ेगा? देश के सबसे बड़े विवाद पर सुप्रीम सुनवाई अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है, लेकिन हर रोज ये मामला सुलझने की बजाय और उलझ जाता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से पूछा, बाहरी चबूतरे पर हिंदुओं के कब्जे पर आपका क्या कहना है? तो मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने जवाब दिया, मुस्लिम हमेशा पूर्वी गेट से एंट्री करते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, 1885 से राम चबूतरे पर पूजा करने का दस्तावेज है? तो राजीव धवन ने जवाब दिया, मुसलमानों की इजाजत से राम चबूतरे पर पूजा होती है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से पूछा, क्या इससे मुस्लिम पक्ष का दावा कमजोर नहीं होता? राजीव धवन ने कहा, नहीं, हिंदुओं ने कभी मालिकाना हक का दावा नहीं किया। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्षकारों के वकील राजीव धवन ने कोर्ट से कहा, सारे सवाल मुस्लिम पक्ष से ही क्यों किए जाते हैं? कभी हिंदू पक्ष से कोई सवाल क्यों नहीं किया जाता? इसके अलावा मुस्लिम पक्ष ने दलील दी कि विवादित जमीन पर लगातार हमारा कब्जा रहा है। हिंदू पक्ष ने बहुत देर से दावा किया। 1989 से पहले हिंदू पक्ष ने जमीन पर मालिकाना दावा पेश नहीं किया था। 1986 में राम चबूतरे पर मंदिर बनाने की मांग फैजाबाद कोर्ट से खारिज हो गई थी। एएसआई की रिपोर्ट में मंदिर के विध्वंस का जिक्र नहीं है। जमीन पर हिंदू पक्ष के मालिकाना हक का सबूत नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनसे सवाल भी किया था कि अगर एएसआई की रिपोर्ट को लेकर आपको ऐतराज था तो ये बात आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट में कही जानी चाहिए थी। अब आप सुप्रीम कोर्ट में इस बात को क्यों कह रहे हैं? 15-16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष की दलील है, जबकि 17 अक्टूबर को सुनवाई पूरी होने की तारीख है। इसके बाद संभावित फैसले को देखते हुए अयोध्या में धारा 144 लगा दी गई। जिला प्रशासन का यह तर्क है कि आगामी त्योहारों को देखते हुए यहां पर पूरे अयोध्या में धारा 144 लागू की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन, अयोध्या।